Assalamu alaikum. The topic we will be discussing today is nephrotic syndrome. ठीक है, साइंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक डिजीज बनाता है, उसको हम साइंड्रोम कहते हैं। ठीक है, नेफ्रोटिक साइंड्रोम क्या है, उसके कॉजेज क्या है, उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे और उसके मैनेजमेंट क्या होंगे, ये हम डिस्कस करते हैं। सही है। अच्छा, अब नेफ्रोटिक साइंड्रोम जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। बेसिक जो चीज़ें हैं जो नेफ्रोटिक साइंड्रोम को बनाता है वो 3 है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स है जो नेफ्रोटिक साइंड्रोम में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मेन सिम्टम्स है वो 3 है। ठीक है, वो क्या क्या होंगे? एक है हेवी प्रोटीनूरिया। ठीक है, नेफ्रोटिक साइंड्रोम में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन की सिक्रीशन होती है यूरिन में। हाइपो एल्ब्यूमिनिया होगा। ठीक है, बॉडी में जब एल्ब्यूमिन कम हो जाए, उसकी मिकदार 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए बॉडी में, तो इसको हम हाइपो एल्ब्यूमिनिया कहते हैं और ये एक सिम्टम है जो नेफ्रोटिक साइंड्रोम में ऐड होता है। प्रोटीन की मिकदार बॉडी में 3.5 ग्राम पर डे से अगर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए एक्सक्रीशन, तो ये जो है नेफ्रोटिक साइंड्रोम में हैवी प्रोटीनूरिया का सिम्टम बनता है। ठीक है। अच्छा, नेफ्रोटिक साइंड्रोम में एडिमा भी होता है। एडिमा क्यों होता है? क्योंकि एल्ब्यूमिन कम होता है। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। हमने अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, ये विसल है, इसमें जो है फ्लूइड बहता है। सही है, तो इस फ्लूइड को, इस विसल्स में जो प्रेशर इसमें मेंटेन रखता है, उस प्रेशर को ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जब एल्ब्यूमिन कम होगा तो उसकी वजह से ये ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन्स है जो इस प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो इस वजह से फ्लूइड की लीकेज होगी वीन से बाहर और बॉडी में एडिमा कॉज होगा। ठीक है, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं नेफ्रोटिक साइंड्रोम में, ये मस्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है। लिपिड एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लिवर में जो है फैटी एसिड्स के अमाउंट ज़्यादा बनने लगता है क्योंकि एल्ब्यूमिन कम हो रहा है। देखिए, एल्ब्यूमिन जब लिवर में कम बनेगा तो लिवर उसको एकोमोडेट करने के लिए कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करेगा, तो वो एज अ रिजल्ट फैटी एसिड सिंथेसाइज करेगा। इसकी वजह से बॉडी में फैटी एसिड ज़्यादा होंगे। ठीक है, हाइपर कोएगुलेपैथी भी हो सकती है। नेफ्रोटिक साइंड्रोम में जो एंटीथ्रोम्बिन 3 है वो किडनी से ज़्यादा लूज होता है बॉडी में। इसकी वजह से बॉडी में जगह जगह पे क्लॉट्स बनते हैं। तो हाइपर कोएगुलेपैथी भी एक सिम्टम है नेफ्रोटिक साइंड्रोम का। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, ये किडनी के डिफरेंट डिजीजेस हम डिस्कस करेंगे। जो ये बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है, इसके अपने डिजीजेस है। ठीक है, ग्लोमेरुलर डिजीजेस। फिर ट्यूब के अपने डिजीजेस होते हैं, उसको ट्यूबुलर डिजीजेस कहते हैं। जहाँ पर ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है उस स्पेस को इंटरस्टिशियल कहते हैं, तो इंटरस्टिशियल डिजीजेस है। ठीक है, इसके अलावा किडनी फेलर के भी डिजीजेस होते हैं। एक्यूट किडनी फेलर होता है और क्रॉनिक किडनी फेलर। ठीक है, तो इस रीनल के पोर्शन में हम ये सारे डिजीजेस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास नेफ्रोटिक साइंड्रोम के क्या क्या फीचर्स हुए? हेवी प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नेफ्रोटिक साइंड्रोम। इसमें क्या होता है? एल्ब्यूमिन की मिकदार कम हो जाती है बॉडी में, लिपिड ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन की एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा होता है। यूरिन सैंपल में जो है हमें पता चल सकता है कि ये प्रोटीन्स जो है इसमें ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं और पिडल एडिमा होता है। ठीक है, फ्लूइड की लीकेज हो रही है वीन से बाहर, इसकी वजह से पिडल एडिमा होता है। अच्छा, ये कॉमन सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक साइंड्रोम है। स्वेलिंग, ठीक है, एडिमा यूजुअली फर्स्ट नोटिस्ड अराउंड द आईज, देन अराउंड द लोअर लेग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबसे पहले आईज और फिर लेग्स और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी। इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, मोर रिकरिंग इन्फेक्शंस। ठीक है, यूरिन चेंजेस होंगी, उसमें प्रोटीन के अमाउंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, और हाइपर कोएगुलेपैथी मतलब ब्लड क्लॉट ज़्यादा बनेंगे। अब इसके काजेस क्या है? नेफ्रोटिक साइंड्रोम जो है 2 मेन काजेस की वजह से हो सकता है, या तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से होगा या सिस्टेमिक डिजीज़ के। ठीक है, ग्लोमेरुलर डिजीज़ मतलब कि किडनी का जो नेफ्रॉन है उसमें जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है उसमें कुछ डिजीज़ या डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक साइंड्रोम हो रहा है। इसके अलावा सिस्टेमिक डिजीज़ भी हो सकते हैं। सिस्टेमिक में कौन से हैं? डायबिटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है। अगर हमारे पास ये सिम्टम्स आ रहे हो, हेवी प्रोटीनूरिया हो रहा हो, हाइपोएल्ब्यूमिनिया है,
तो सबसे पहले जो हम चेक करेंगे या हिस्ट्री लेंगे तो उसमें हम डायबिटीज़ का लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में, कॉमन केसेस में ये होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में डेवलप करता है। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो वो नॉन डायबिटिक होगा ज़्यादातर, ठीक है। स्वेलिंग अराउंड द फेस उसकी कंप्लेंट्स होगी, ठीक है। पिडल एडिमा भी हो सकता है, प्रोटीन इन यूरिन भी हो सकता है, ठीक है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप होता है, एक ही सिस्टेमिक कॉज हो गया, ठीक है। अगर बॉडी में एमाइलोडोसिस है, मतलब एमाइलाइड्स की डिपोजिशन किडनीज में ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, ठीक है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर किसी पेशेंट में ये प्रेजेंट हो ये SLE तो उससे भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होंगे? बटरफ्लाई और नोडुलर रेशेस जो है वो फेस में होंगे, या फिर एलोपेशिया, अर्थराइटिस, हेयर लॉस और एनीमिया ये भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास ऐसा पेशेंट आ सकता है जो कि अर्थराइटिस, एलोपेशिया और बटरफ्लाई रेश उसके फीचर्स ये हो और उसको हैवी प्रोटीनूरिया इन यूरिन हो रहा हो, तो इस तरह से हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैंसर की वजह से भी होता है। कैंसर में हाइपरकोएगुलोपैथी, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो किडनी पे इफेक्ट करते हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉजेस कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट ड्रग्स है जो कि इंजेक्शंस ऑफ ड्रग्स जो कि इन्फेक्शंस या कोई एलर्जी या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो तो वो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कर सकता है। उसमें कौन से सबसे ज़्यादा कॉमन है? पेनिसिलिन, हेपेटाइटिस B, C और मलेरिया, ये चीज़ें जो है ये किडनी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या हुए? एक ग्लोमेरुलर डिजीज हो गया और एक सिस्टेमिक डिजीज हो गया, ठीक है। ग्लोमेरुलर डिजीज़ में कौन से है? मिनिमल चेंज डिजीज, फोकल सेगमेंटल मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड IgA नेफ्रोपैथी। इस डिजीज़ को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर बस सिर्फ नाम याद रखिए कि ग्लोमेरुलर डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज करता है, तो वो ये है, सही है। सिस्टेमिक में डायबिटीज़, एमाइलोडोसिस, SLE, कैंसर, इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स वगैरह ये हो गई, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? देखिए, हमने कहा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्राइमरी कॉजेज़ की भी वजह से हो सकता है, मतलब कि कॉज नॉन ना हो, और सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से भी होता है। सेकेंडरी मतलब ग्लोमेरुलर और सिस्टेमिक। अब जो है क्लिनिकल फीचर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉज पे डिपेंड करेंगे। अगर वो डायबिटीज़ की वजह से हुआ है तो उसके फीचर्स डिफरेंट होंगे, अगर वो SLE की वजह से हुआ है तो उसके फीचर्स डिफरेंट होंगी, ठीक है। सबसे जो कॉमन फीचर होता है जिसके साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट आता है वो एडिमा है, सही है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट जो है वो कंप्लेन ऑफ एडिमा के साथ आता है। अच्छा, अब अगर स्किन पे या फेस पे बटरफ्लाई रेश हो तो हमें पता चल जाता है कि ये SLE की वजह से जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हुआ है, ठीक है, क्योंकि SLE में मेन सिम्टम जो है वो बटरफ्लाई रेश ऑन फेस है। अच्छा, डायबिटीज़ में नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी ये कंप्लेंट्स अगर हो, ठीक है, तो हमें डायग्नोज हो जाता है कि मतलब पेशेंट जो है वो नॉन केस ऑफ डायबिटिक है और उसकी वजह से जो है यूरिन में हेवी प्रोटीनूरिया हो रहा है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हुआ है, ठीक है। रेटिनोपैथी मतलब कि डिक्रीज विजन, सही दिखाई नहीं देता। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि टिंगलिंग सेंसेशंस इन द हैंड्स और पूरे बॉडी पे होता है। अच्छा, हाइपरकोएगुलोपैथी, DVT या डिस्टल वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, अगर बॉडी में कहीं और जगह पे थ्रोम्बोसिस हुआ है तो उसकी वजह से भी किडनी पे इफेक्ट होता है, इन्फेक्शन वगैरह भी। और फ्रोथी यूरिन, क्लिनिकल फीचर्स में क्या हमने पढ़ा? प्रोटीनूरिया होता है तो उसकी वजह से फ्रोथी यूरिन होगा, एडिमा होगा, सही है, स्वेलिंग ऑफ फेस होगा। तो ये सारे फीचर्स जो है ये हमें डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम देता है। अब इसको प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए हम कौन से इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? सबसे पहले हम यूरिनरी करेंगे, उसमें हैवी प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। 24 और यूरिनरी प्रोटीन अगर हम करेंगे और उसमें 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन हुआ तो ये हमें डायग्नोज कर देता है कि मतलब ये सिंड्रोम हो सकता है। सीरम एल्ब्यूमिन जो है उसकी अमाउंट अगर 3 मिलीग्राम से कम हो जाए तो मतलब कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। हमने स्टार्ट में सिम्टम्स में पढ़े कि इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं। एक तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, एक इसमें एल्ब्यूमिन कम होता है। तो प्रोटीन 3.5 ग्राम से ज़्यादा होगा, एल्ब्यूमिन 3 मिलीग्राम से कम होगा। ये सार इसमें रेज हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकते हैं रिकरेंट इन्फेक्शंस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ब्लड शुगर, डायबिटीज़ जो है डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादातर ये कॉमन है, तो इस वजह से ब्लड शुगर को भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सीरोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस B एंड C भी करेंगे। हमने कॉजेज़ में पढ़ा कि हेपेटाइटिस B
और सी और मलेरिया के पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादा डेवलप होता है, तो हम इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चेस्ट एक्सरे हम करेंगे कि कोई मेलिग्नेंसी या कैंसर कुछ तो नहीं है, क्योंकि कैंसर की वजह से भी हाइपरकोएगुलोपैथी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप होता है। टीबी टेस्ट भी करेंगे। सही है, ये सारे सेकेंडरी कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ये सारे कॉजेज अगर सिस्टमिक डिजीजेस ये हो जाए बॉडी में तो वो किडनी पे इफेक्ट कर सकता है। मतलब कि बहुत ब्रॉडली ऐसे डिजीजेस है सिस्टमिक जो कि किडनीज पे इफेक्ट करता है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हम किडनीज के लिए करेंगे कि उसकी शेप या उसमें कुछ स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, ये एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करेंगे। एएसओ टाइटर जो है वो हम पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में करते हैं। सही है, क्योंकि ये चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है, तो इसके लिए हम एसओ टाइटर करते हैं। रीनल बायोप्सी जो है वो सबसे एंड ऑप्शन है। बिल्कुल डेफिनेट डायग्नोसिस जो है वो रीनल बायोप्सी से हो जाती है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन्स और ये सारे इफेक्ट होते हैं, डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स होता है और एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, उससे डिफरेंट चेंजेस इन सेल्स आता है। सही है, तो इसलिए रीनल बायोप्सी सबसे डेफिनेट डायग्नोसिस है, लेकिन ये कॉमनली नहीं किया जाता क्योंकि बाकी सिम्टम्स से इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हमारे पास पेशेंट डायग्नोस हो गया है, उसको हम मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, हाइपर प्रोटीनूरिया है तो हम प्रोटीन को मेंटेन करेंगे, प्रोटीन एंड साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट से शुरू करेंगे। सही है, डायूरेटिक्स हम तब देंगे अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है, मतलब इडिमा है, तो हम कॉजेज़ को चेक करेंगे किस वजह से है। अगर उसको डायूरेटिक्स की ज़रूरत है तो फिर हम थायराइड्स वगैरह देंगे। हाइपोएल्ब्यूमिनिया है तो स्टीरॉयड्स और प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे। ठीक है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया मतलब एल्ब्यूमिन कम है तो इसको हम स्टेरॉइड से ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर सोडियम की रिटेंशन है तो उसके लिए भी हम डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, वो सोडियम की एक्सक्रीशन बॉडी से कराएगा। इसके अलावा हम लो सोडियम डाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ है और वो किडनी को अफेक्ट कराए तो हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो स्टैटिन्स है। ठीक है, स्टैटिन्स जो है सिमोस्टैटिन वगैरह, ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बॉडी में कम करता है। अब अगर हाइपर कोएगुलोपैथी है, अगर बहुत ज़्यादा कोगुलेशन हो रही है बॉडी में तो हम एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स देंगे। ठीक है, जैसे हेपारिन वारफरीन वगैरह है, ये बॉडी में क्लॉट्स को रिजॉल्व करता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से किडनी पे इफेक्ट हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। बाकी इन्फेक्शन की जो चीज़ें हैं, वैक्सीन्स वगैरह, तो उससे जो है इन्फेक्शन ट्रीट होगा और इस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो बेटर होगा। इसके अलावा अगर और कोई कॉज हो तो हम कॉज को जो है वो ट्रीट करेंगे। सही है, ये टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया है। अब जो है हम सिनेरियो पे आते हैं कि हमें एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन देते हैं। ये है क्वेश्चन, अ 50 years old मेल एडमिटेड विथ स्वेलिंग ऑफ फीट। ठीक है, एक हो गया एडिमा एंड ब्रीथलेसनेस फ्रॉम लास्ट 3 weeks. He says he gets the swelling off and on from last 2 years and is using diuretics. वो diuretics यूज़ कर रहा है, on and off swelling है। He is non-patient of rheumatoid arthritis. देखिए, ये एक मेन पॉइंट आ गया कि उसको rheumatoid arthritis है, मतलब कि उसको पहले से कोई सेकेंडरी डिजीज़ है। अभी हमने कॉलेज में पढ़ा था कि rheumatoid arthritis, SLE वगैरह, इसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। एग्जामिनेशन पे एनीमिक है, पेरी ऑर्बिटल एंड पिडल एडिमा है। ठीक है, हमने एनीमिया वगैरह ये कॉजेज़ भी हमने पढ़े कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एनीमिया ये वगैरह होता है। सही है, सेल्स एग्जामिनेशन रिवील एब्सेंट ब्रेथ साउंड एट लंग बेसिस, यूरिनरी शोज प्रोटीन बस सेल्स 2/3 एंड नो आरबीसीज। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनेशन का बताया कि प्रोटीन इसमें ज़्यादा है। तो ये 3 मेन चीज़ें उन लोगों ने बताई है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। एक हुआ एडिमा, एक हुआ रूमेटाइड आर्थराइटिस और एक हुआ मैसिव प्रोटीन। ठीक है, तो इस वजह से इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।